हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेज। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक जो प्रश्नावली 1.2 है। इस वीडियो के माध्यम से 1.2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को ऑनलाइन ही देखें। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। चलिए, इसका बेसिक जो होता है, बेसिक बात पहले बताते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल पर जाएंगे, एक एक करके टोटल सवाल बनाएंगे। और देखिए, इस प्रश्नावली में टोटल सवाल की बात किया जाए तो 7 तक की 7 सवाल है। तो चलिए, बेसिक क्या होता है वो बेसिक बताते हैं। चलिए प्यारे, बेसिक है जैसे मान के चलिए विभाज्यता का नियम। इस चैप्टर को बनाते हैं तो आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि विभाज्यता का नियम आपको याद करना होगा। अगर आप विभाज्यता का नियम अगर याद कर लिए तो आपको कोई भी टर्म है ऐसा कि जिसको काटने आपको समय कम लगेगा। तो चलिए, आज हम विभाज्यता के नियम थोड़ा बेसिक बता देते हैं। विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी टेस्ट ऑफ डिविसिबिलिटी, मतलब विभाज्यता की जांच है। जैसे मान चलिए पहला है कि दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2 या 4 या 6 में या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। इकाई अंक पर या इकाई स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या जो होता है कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे मान के चलिए, अगर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे 50 है, क्या इसके इकाई अंक पे 0 है? हाँ है, 0 है। तो यदि ये 0 आ गया तो पूरी तरह से 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 102 है, इकाई अंक पे 2 है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे, यहाँ पे देखिए 10 से 88 में इकाई अंक पे 8 है, तो ये क्या है, 2 से पूरी तरह विभाजित है। इसी तरह मान के चलिए इत्यादि इतना एग्जाम्पल है जो कि आपका 2 से विभाजित है। तो चलिए, 3 से विभाज्यता का नियम दूसरा पॉइंट है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है। यहाँ से देखिए 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंकों का योग या अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या का अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे मान के चलिए, अंकों का मतलब ये होता है कि जितना अंक रहता है उसको आप क्या करते हैं, आप उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 से 11 है, 1 से 11 को क्या किए हैं, अलग अलग देखिए 3 अंक में है तो तीनों अंक को जोड़ दिए, तो टोटल को जोड़ने के बाद क्या होता है, 3 आता है। क्या 3 3 से विभाज्य है? हाँ, 3 से विभाज्य है, जो कि आपका 3 से विभाज्य है। जैसे मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 243 है, 243 3 डिजिट में है, तो तीनों अंक को हम अलग अलग जोड़ दिए, टोटल को जोड़ने के बाद कितना आया, 9, 9 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या टोटल क्या हो जाएगा, आपका 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान के चलिए अगला एग्जाम्पल 7 से 35 है, 7 से 35 ये 3 अंक है, तीनों अंक को अलग अलग जोड़ना है हमको। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 7 3 + 5, यानी 7 3 10 5 15। जोड़ने पर जो होता है 3 से विभाज्य है, या जब 3 से विभाज्य है टोटल संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। देखिए तीसरा पॉइंट अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए पढ़िए, कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, मतलब जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या टोटल क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए टोटल अंतिम से 2 अंक लेना है, अंतिम से 2 अंक लेंगे तो यहाँ पे देखिए 32 है, क्या 32 अगर है तो 32 4 से कट रही है, तो टोटल 13 से 32 क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए 48 है, 48 यहाँ पे देखिए 2 अंक में सिर्फ माने रखना है कि 2 अंक, 1748 है, 1748 में 2 अंक में देखना है कि 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो यहाँ पे देखिए 12 चौका 48, 4 से कट रही है, तो यहाँ पे देखिए 1748 क्या है, 4 से विभाजित है। इसी तरह मान के चलिए यहाँ पे देखिए टोटल अंक देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन अंतिम से 2 अंक क्या है, 0 है, तो ये 4 से विभाजित होगी। ये एग्जाम्पल हुआ। पचमा, चौथा पॉइंट देखिए, पचमा कहता है कि चौथा है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे मान के लिए 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, मतलब 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख लीजिए, अंतिम अंक इकाई अंक पे क्या रहना चाहिए, 0 होना चाहिए या
5 होना चाहिए, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। इसी तरह इसका एग्जाम्पल हो गया इत्यादि। 6 से विभाज्यता का नियम देखिए। 6 से विभाज्यता का नियम कहलाता है जो संख्या 2 और 3, 2 और इसका मतलब ये होता है कि 2 होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो वह संख्या जो होता है क्या होता है, 6 से पूरी तरह विभाजित होती है। जैसे मान के चलिए देखिए 18 क्या 2 से विभाजित हो रही है। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, तो कोई एक रहे तो उसमें क्या होता है, ये 2 से विभाजित 8 है तो 2 से विभाजित है। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, अंकों का योगफल देखिए 8 1 9, 9 क्या है 3 से विभाजित है, तो यह तो ये क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 6 से भी विभाज्य होगा। इसी तरह 12 भी देखिए 2 से कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। 24 देखिए 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। इसी तरह 30 भी देखिए 6 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित है। यहाँ पर 48 देखिए 6 से नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए 2 से भी कट रही है पूरी तरह और 3 से भी कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 48 भी क्या हो जाएगा 6 से विभाज्य होगा। इसी तरह 60 देखिए 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, इसी प्रकार आपका ये होगा 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या कहता है नहीं 7 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे देखिए 7 से विभाज्यता का नियम का जैसे मान लीजिए छठा पॉइंट है कि 7 से विभाज्यता की मतलब नियम कहता है कि जो संख्या 6 बार पुनरावृत्ति होती है, जो संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए 6 बार का मतलब होता है कोई भी अंक या कोई डिजिट 6 बार लिखा रहता है तो वो संख्या पूरी तरह 6 से 7 से विभाजित होती है, जिस प्रकार ये आपका एग्जाम्पल हुआ। 8 से विभाज्यता का नियम देखिए 7वां पॉइंट कहता है जिस संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 3 को 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक क्या हो जानी चाहिए 8 से विभाजित, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। जैसे मान के चलिए अंतिम 3 अंक क्या है 0 है, यह 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। 5 से 12 है क्या 8 से कट रही है, 3 अंक, तो संख्या कितना भी अंक में क्यों न रहे सिर्फ हमको माने रखना है 3 अंक में, 3 अंक देखना है कि क्या 5 से 12 8 से कट रही है तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा आपका 3 से विभाजित होगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 अंक 120 है, 120 क्या 8 से कट रही है, हाँ कट रही है, तो क्या वो 8 से विभाजित हो सकता है, होगा, पूरा कन्फर्म है। चलिए 8वां पॉइंट है ना 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम वही बात है जो 3 से विभाज्यता का, जिस संख्या का कोई मतलब जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो। जैसे मान के चलिए जैसे मान के 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम सेम ही है। जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। अंक को जोड़ने पर 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 3 में बोले थे कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह 9 का अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। 108 है, इसको जोड़ने का है तो 1 + 0 + 8 9 हो गया। क्या 9 से विभाजित है, हाँ 9 को एक बार पढ़ने पर 9 होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 9 से विभाज्य है। इसी तरह 189 जोड़ने के बाद देखिए 18 होता है, क्या 18 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18, हाँ 18 क्या है 9 से विभाज्य है। इसी तरह मान के चलिए 10 से विभाज्यता का नियम देखिए। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए अंतिम में 0 अंक अगर दिख गया तो 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। यहाँ पे देखिए 10वां पॉइंट 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के सम और विषम स्थानों का योगफल और जिस संख्या के सम और विषम स्थानों का योग और दोनों योगों का अंतर 0 हो जाए, यानी इसका मतलब ये होता है कि सम स्थान एवं विषम स्थान का जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो दोनों का योगों का जो अंतर होगा 0, यानी कि उसका डिफरेंस होने घटाने पर 0 हो जाएगा, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए 13 से 31 है, सम का मतलब होता है कि सम के जगह पर जो अंक रहेगा सम, यहाँ पे देखिए 1 और 2 जैसे मान के चलिए सम संख्या है तो 2 की जगह क्या है 3 है, 3 यहाँ पे 3 की जगह 3 है, 4 की जगह क्या है 1 है, तो ये आपका सम हो गया, ये आपका सम हो गया। इन 2 का जगह पे जो अंक है वो आपका सम हो गया और 4 की जगह पे जो अंक है आपका वो सम हो गया। तो दोनों को ऐड कीजिए, सम स्थानों का अंकों का योग 3 + 1 4, विषम स्थानों का अंकों का योग। विषम का मतलब ये होता है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह नहीं कट पाए वो विषम संख्या कहलाता है। तो 1 यहाँ पे है, 2 3 4, यानी 1 2 3 मतलब क्या 1 2 3, मतलब ये विषम होगी ये भी विषम होगी, तो इसको जोड़ने का है तो 1 + 3 4 हो जाएगा। अगर दोनों का योगों का अंतर किया जाए तो 0 डिफरेंस आता है,
तो यह संख्या क्या हो जाएगा, 13 से 31 11 से विभाज्य होगी। तो चलिए बेसिक इतना हमको बताना था, जो कि आपको इसी पे आप पूरा चैप्टर बनने वाले हैं। तब चैप्टर पर बात करेंगे, बारी बारी से हम सवाल का सॉल्यूशन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.2 पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें रोमन में 5 तक दिया गया है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं पूरा बेसिक मेथड से, तो वीडियो पर बने रहिए आप लोग। यहाँ पर देखिए हम तीनों रोमन में लिख दिए हैं। तो अब जब देखिए इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम उसको मतलब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। यहाँ देखिए क्या करना है, लाइन खींच देना। चलिए क्या करते हैं, सारा काम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए इकाई अंक 0 है, यहाँ पे 2 से लगाएंगे। तो 70 दूनी क्या होता है 140, यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे। 35 दूनी क्या हो जाएगा 70, 5 से लगाएंगे। 7 5 35, 7 एकम 7, यानी क्या हो जाएगा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी यहाँ पे देखिए 140 का, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 2 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 का स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 एक बार, तो 5 गुना 7, सही आपका आंसर यही आया है। चलिए आप देखिए पहला का आंसर आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आप देखिए दूसरा कहते हैं, यहाँ पे 156 है, इसको हम यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे। 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, 1 बचेगा, 1 + 6 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे। 13 तिया 39, 13 से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 13 एकम 13। तो यहाँ पे देखिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, आपका आंसर यही आया। चलिए आप देखते हैं तीसरा का क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा, यहाँ पे देखिए क्या लगाना है 3, यहाँ पे देखिए 3825 है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए छोटी संख्या से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये 5 से तो विभाजित ही है, क्योंकि इकाई एक स्थान पे 5 है। या 3 से विभाजित होता है, यहाँ पे देखिए 5 2 7 7 8 7 15 3 18, 3 से विभाजित होती है अंकों को जोड़ने पर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 2, 7 तिया 21 22, यहाँ पे 1 बचा, 5 तिया 15, यहाँ पे देखिए 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से विभाजित हो रही है, 3 से लगाइए। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, यहाँ पे 5 तिया 15, आप देखिए 5 से लगाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 5 40 25 25, फिर 5 से लगाइए। 17 5 85, फिर 17 से लगाइए। 17 एकम 17, आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्यारे, यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे देखिए क्या सा हो गया 3 गुना, यानी 3 कितना बार आया है 2 बार, 5 कितना बार आया है 2 बार, गुना 17, आपका आंसर ये हो गया। चलिए आप देखते हैं इसका रोमन 4 और 5 का क्या होता है। चलिए प्यारे देखिए रोमन 4 और 5 में यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको 5 से लगाइए। तो 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। अब देखिए 11 से लगाइए। 11 नमा 99, यहाँ पे देखिए 11 99, 1 बचा, 11 एकम 11, यहाँ पे देखिए 7 से लगाइए। 13 7 91, 13 से लगाइए। 13 एकम 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, आपका आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड मेथड से। आप देखिए इसको क्या से किससे लगाना है, आप इसको 17 से लगाइए। 17 से लगाइए। 17 चौका कितना होता है 68, यहाँ पे बचा 6, 17 तिया 51, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 17 7, यहाँ पे 11 बचा 119, 17 7 119। तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्या लगाना है, इसे 19 से लगाइए। 19 से लगाने के बाद यहाँ पे देखिए 19 से लगाने के बाद यहाँ पे देखिए 19 से लगाइए। 19 दूनी क्या हो जाएगा 38, यहाँ पे देखिए 5 बचा, 38 5 43 होता है, 19 तिया क्या हो जाएगा 57। आप 23 से लगाइए। 23 से लगाने के बाद 23 एकम 23, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, आपका सही आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा था। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है
हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसी संख्या से जांच करना है क्या दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये फार्मूला है, आप इसको रट लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए सवाल पे जाते हैं। चलिए प्यारे, यहाँ पे देखिए दो का पहला रोमन, यहाँ पे देखिए 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 से लगाइए, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, 13 एकम क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे देखिए 7 से लगाइए, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 13 से लगाइए, 13 एकम 13, यानी आपका 26 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 1 को भी शामिल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 91 का क्या हो जाएगा 7 गुना 13 गुना 1। आप इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका एचसीएफ यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 26 और 91 का एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालने का एक मेथड होता है, जब जो संख्या दोनों में रहेगा, जैसे मान के चलिए 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, तो एक बार उसको लिखेंगे, एक बार लिखेंगे एचसीएफ में होता है। और यहाँ पे देखिए एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो क्या करते हैं इसको भी लिख लेते हैं। अगर कोई भी टर्म और रहता, जैसे मान के 2 इसमें था रहता इसमें भी रहता तो 2 भी लेते। तो इसको क्या करना है, दोनों को गुना करके लिख देना, यानी इसका हो जाएगा आपको 13। अगर एचसीएफ की बात किया जाए तो इस मतलब 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 13। तो चलिए आप इसका अतः इसको एलसीएम मतलब एलसीएम निकालना है। यहाँ पर देखेंगे अतः एलसीएम जो होता है एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर जो एचसीएफ आप लिखे हैं उसको लिख दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 से गुना, यहाँ पे 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे 13 लिख दिए, 13 की क्रिया खत्म। यहाँ पे दोनों में जो था एक बार ले लिए, अब जो बाकी अंक बचा हुआ है उसको लिखिए। यहाँ पे 2 और 7 बचा हुआ है, इसको आप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 13 7 दूनी 14, 14 गुना 13 कितना होता है, आप 1 गुना कीजिए कैलकुलेट मतलब कोई भी मेथड से, तो आप 182 हो जाएगा, यानी आपका एलसीएम कितना निकल गया आप 182। अब यहाँ इसका क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका जांच भी करना है। तो यहाँ पे देखिए जांच करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मालूम है। तो यहाँ पे देखिए जांच इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जांच मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, यहाँ चूँकि दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कहता है सवाल में कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। आप इसमें रखिए मान, अगर आ जाएगा बराबर, दोनों बराबर हो जाएगा तो आपका इसका मतलब निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है प्यारे, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे देखिए गुणनफल क्या हो जाएगा गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, तो यहाँ पे देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, संख्या है 26 गुना 91। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ है 13, एलसीएम कितना है आपका 182। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 26 और 91 को गुना करेंगे, 26 और 91 को यहाँ पे देखिए गुना करना है। यहाँ पे देखिए कोई भी मेथड से गुना कीजिए, ट्रिक मेथड से कीजिए। यहाँ पे 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छाका 54, 9 छाका 54, 54 दो कितना हो जाएगा 54 दो हो जाएगा 56, 9 दूनी 18 5 23, यानी 2366, यानी आपका ये हो जाएगा 2366, यानी 2366। इसको भी आप गुना कीजिए 2366 हो जाएगा 2366। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसका मतलब यही जांच करना था। अगर दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये आपका सवाल बन गया। तो चलिए आपको यही जांच दिखाना था, यहाँ तक आप कर लिए सारा का, आप मतलब इसी मेथड से करना है 2 में जितना सवाल है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा रोमन क्या कहा था। चलिए प्यारे 2 का देखिए, 2 का पहला दूसरा रोमन। तो यहाँ पे देखिए 5 से 10 है, जिसमें 2 से लगाइए तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 लगाइए, 25 25, 5 एकम 5, यहाँ पे देखिए 3 से लगाइए 17, तो क्या हो जाएगा 51, यहाँ पे 17 से लगाइए 17 एकम 17, यहाँ पे देखिए 2 से लगाइए 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से लगाइए 23, यहाँ पे 23 से लगाइए 23 एकम 23। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा यानी 5 से 10 का आवाज में क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। यहाँ पे देखिए 92 का क्या हो जाएगा 2 गुना 23 गुना आपका 1। तो यहाँ पे देखिए इतना हो गया। चलिए अब इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना। अतः एचसीएफ हो जाएगा यानी 5 से 10 को 92 का एचसीएफ हो जाएगा आपका। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो टर्म दोनों में आया होगा,
तो जैसे मान के चलिए 2 इसमें भी आया है, इसमें आया है, तो एक बार लिखेंगे, 2 को एक बार पकड़ के बाहर लाएंगे, एक बार लिखेंगे। और देखेंगे क्या कोई ऐसा टर्म है जो कि इसमें भी आया है, उसमें भी आया है। तो यहाँ पे देखिए 1 भी आया है इसमें भी, इसमें, तो 1 से गुना करिए, तो आपका ये 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2। आपका एचसीएफ कितना निकल गया 2। आप इसका निकालेंगे एलसीएम, अतः यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम हो जाएगा 510 और 92 का। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो टर्म जैसे मान के एचसीएफ जो होता है ये आपका एलसीएम में लिख दीजिए। आप वैसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, जो टर्म इसमें 2 बार आया उसको भी एक बार लिखते हैं, और जो बाकी टर्म बचा हुआ उस सबको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए जो एचसीएफ में लिखे थे वो टर्म यहाँ पे लिख दीजिए, 1 को गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो बचा हुआ बाकी टर्म है आप उसमें लिख दीजिए। जैसे मान के बचा क्या सब है, फिर 2 है, इसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 3 के बाद है 5 है, उसके बाद क्या है 17 है, उसके बाद 23 है। कितना है 23 है। तो आप गुना कीजिए, सबको गुना करके यहाँ पर जितना होगा आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 60 को आप 17 से गुना कीजिए। 60 को अगर 17 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए गुना करेंगे 60 को कितना से करना है 17 से। तो यहाँ पे देखिए 0 का 0 7 6 42, यहाँ पे देखिए 0 6 एकम 6, यहाँ पे हो जाएगा 0 2 6 4 10, यानी 1 10 से 20 हो जाएगा। अब 10 से 20 को क्या करना है हमको, 10 से 20 से यहाँ पे देखिए किससे गुना करना है 23 से गुना करना है। 23 से गुना कीजिए, 0 का 0 3 दूनी 6 0 3, यहाँ पे जो हो जाएगा 0 2 दूनी 4 0 2 0 6 4 3 23,000 मैंने 460 हो जाएगा। तो आपका यानी 23,460 हो जाएगा, आपका एलसीएम हो गया। 23,460 आपका एलसीएम हो गया। कितना हो गया आपका एलसीएम। आप यहाँ पे देखिए जांच करना है हमको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखना है हमको, जांच। जांच क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं जांच, यहाँ पे देखिए चूँकि क्या जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या सा दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था। तो संख्याएं क्या सब था 510 गुना 92। आप देखिए एचसीएफ कितना निकला मेरा 2 और एलसीएम कितना निकला 23,460। आप इसको गुना कीजिए, 23,460 को गुना करेंगे 2 से, तो 0 से 2 गुना करेंगे 2 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 46,920 हो जाएगा। आप इसको भी गुना करेंगे तो 46,920 ही आएगा। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। अगर दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाए, और यही आपको जांच दिखाना था। तो यहाँ तक आप कर लिए, यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक आप कर लिए। अगला देखते हैं 2 का रोमन 3 क्या कह रहा है। चलिए प्यारे, यहाँ पे देखिए दूसरा का मतलब रोमन 3 है। यहाँ पे इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ 3 से कितना है 36 और 54 का, यहाँ पे 2 से लगाइए तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा 6 दूनी 12 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइए 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइए 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 2 से लगाइए 21 दूनी 42, 3 से लगाइए 7 या 21, यहाँ पे देखिए आप 7 से लगाइए 7 एकम 7। अब यहाँ पे देखिए 2 से लगाइए 4 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 दूनी 54, यहाँ पे देखिए 3 से लगाइए 9 तिया 27, 3 से लगाइए फिर 3 तिया 9, 3 से लगाइए यहाँ पे 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिए प्यारे आपका हो जाएगा 336, 336 बराबर हो जाएगा 2 गुना कितना 2 है 1 2 3 4, 4 बार है 4 3 गुना 7 गुना 1। यहाँ पे देखिए और 54 जो है आपका 54 का अभाज्य गुणनफल हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ अतः एचसीएफ हो जाएगा आपका एचसीएफ यानी कि 336 और 54 का एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या 2 किसमें इसमें भी आया है इसमें भी आया है, तो एक बार लेंगे 2 को एक बार लिखेंगे और इसके बाद अदर जो टर्म है देखेंगे 3 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो 3 लिखेंगे। इसमें देखिए 3 आया है 2 बार, इसमें भी एक ही बार आया है, या इसमें 3 बार आया है, इसमें एक बार, तो एक बार लिखेंगे। एक देखिए इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो एक बार हम एक यहाँ पे लिख दिए।
चलिए गुना करके लिख दिए थी आपका ये एचसीएफ हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे अतः यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका यानी 336 को 54 का एलसीएम हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो आपका एचसीएफ निकला है वो टर्म को आप लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि जो बाकी टर्म बचा हुआ है उसको लिखेंगे। दो कितना बार बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 बार 2 बचा हुआ है तो 3 बार 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए आप देखिए 3 कितना बार बचा हुआ है 2 बार, तो फिर 3 को 2 बार लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ तो 7 लिख दीजिए। अब क्या करना है, टोटल को गुना करना है। देखिए 2 गुना 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 को आप गुना कीजिए 3 तिया 9 9 7 63 को 48 को गुना करना है 3 तिया 9 9 7 63, 48 को यहाँ पे गुना करिए 48 गुना 63। यहाँ पे देखिए गुना कीजिए 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 का 4, 4 तिया 12, 8 6 48, 12 48 कितना होता है 60 होता है, 60 2 62 हो जाएगा। 6 चुके 24 6, 24 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 24 आपका कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 30 सॉरी 30 क्या हो जाएगा 24। आपका ये एलसीएम निकल गया। आपका एलसीएम निकल गया तो यहाँ पे देखिए चूँकि हम जानते हैं वी नो डैट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। ये आपको दिया हुआ है, ये इतना होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या क्या सब है आपका 336 है और क्या है 54 है। आप इसको क्या करना है एचसीएफ, यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना है 6 और यहाँ पे देखिए 30 है। आप यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे यानी 30 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4, यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 दूँ 14 का 4 यानी 14 हो जाएगा, 6 18, 6 क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे देखिए 18,144 हो जाएगा। इसको भी आप गुना करेंगे तो 18,144 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, आपका दोनों या आपका क्या है आपस में बराबर है तो आपका ये आंसर निकल गया। आप गुना करके लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो। चलिए प्यारे यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल कहता है तो यहाँ पे देखिए तीसरा में भी रोमन में कितना है 3 तक दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें भी वही बात करना है, इसमें 3 टर्म दिया हुआ है, बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालना है। तो चलिए इसको भी हम सोल्यूशन करते हैं ट्रिक मेथड से। चलिए प्यारे यहाँ पे देखिए बारी बारी से क्या करना है, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 से लगाइए तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे देखिए 2 से लगाइए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पे देखिए 3 से लगाइए 3 5 15, 5 से लगाइए 5 एकम 5, फिर 3 से लगाइए 7 या 21, 7 से लगाइए। यहाँ पे सारा का हम क्या किए अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकालिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं सारा का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। यहाँ पे देखिए 15 का यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1। यहाँ पे देखिए 21 का क्या हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 1। यहाँ पे देखिए अब क्या लिखना है, अतः यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ निकालना है किसकी संख्या का 12, 15 और 21 का हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या मतलब जो अंक तीनों में आया है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 3 यहाँ पे निकाल के हम 1 लिखे, उसका माने क्या हो जाएगा एक बार लिखेंगे जब तीनों में आया है। अब उसके बाद देखेंगे कोई ऐसा टर्म है जो कि तीनों में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 इसमें भी आया है, 1 इसमें भी आया, 1 इसमें भी आया, 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो 3, आपका एचसीएफ जो हो जाएगा, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकाल लिए, आप इसका एलसीएम निकालेंगे, अतः लिखेंगे अतः एलसीएम हो जाएगा 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा 21 का। अब क्या निकालना हमको एलसीएम निकालना। तो एलसीएम होता है यहाँ पे देखिए जो टर्म जो तीनों में एक बार लिख दिए, वैसे भी आप एचसीएफ इसमें लिख दीजिए। उसके बाद जो बाकी शेष अंक है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे 2 बचा हुआ है 2 यानी 2 बार है पहले में,
उसके बाद क्या बचा है, इसमें देखिए 5 बचा है तो 5 लिखेंगे, इसमें क्या बचा है 7 बचा है, तब 7 बचा है तो 7 लिखेंगे। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, 60 यहाँ पे देखिए 60 को 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42 420 होता है। तो आपका एलसीएम कितना निकल गया 420। आपको यही निकालना था, आपको क्या निकालना था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो आप यहाँ इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। सारा सवाल को आप नोट करते जाइए और देखिए बहुत सिंपल था। इसी तरह से आप इसका तीनों रोमन का आप निकालिए, बारी बारी से चलिए निकालते जाते हैं, वीडियो पर बने रहिए। चलिए प्यारे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दूसरा रोमन है, यहाँ पे देखिए 17 और 23, यहाँ पे देखिए तीनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड ही है। अभाज्य यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम और जैसे मान के एचसीएफ निकालते हैं तो सेम संख्या वही हो जाता है। जैसे मान के अभाज्य संख्या का एलसीएम आप तीनों का आप गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे मान के लिए 17 को आप गुणनखंडीय विधि से तोड़िए, 17 को 17 एक बार लगेगा, यानी आपका जैसे मान के चलिए 23 से आपको तोड़िए इसको, यानी 23 एक बार में कट जाएगा। जैसे मान के चलिए 29 है तो यहाँ पे देखिए 29 से लगाइए, यानी एक बार में। इसका मतलब ये होगा यानी कि 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 1। यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए 29 है, 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 1। तो आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, एचसीएफ क्या हो जाएगा 17, 23 और क्या हो जाएगा 29 का एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, तीनों में क्या आया है, एक आया है, तीनों में क्या आया है, एक। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर अगर एलसीएम की बात किया जाए तो तीनों की गुणनफल हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 17, 23 और क्या हो जाएगा 29 का। एलसीएम की बात किया जाए तो तीनों का गुणनफल हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। आप तीनों को गुना कीजिए, उसके बाद जितना आएगा आप यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे देखिए 17 को 23 से गुना करना है, यहाँ पे देखिए 17 को 23 से गुना करना है, 17 को 23 से गुना कीजिए। तो यहाँ पे गुना कीजिए, 7 या 21 का 1, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, तो 14 3 क्या हो जाएगा 17, यहाँ पे 17 2 क्या हो जाएगा 19। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 1 3, 3 से 91, आप 3 से 91 को 29 से गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 81 का 1, 9 तिया 27, 27 8 कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 8 5 13 1 13 7 3 10 1 11, 11,300 क्या हो जाएगा 39, 11,339 आपका सही आंसर आ जाएगा। गुना करके आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए क्या है आपका नेक्स्ट है 3 का रोमन 3, यानी 3 का रोमन 3। यहाँ पे देखिए क्या करना है, बारी बारी से सारा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 9 का भी उसी तरह क्या करेंगे निकालेंगे, 25 का भी निकालेंगे। तो चलिए निकालिए, 2 का 4 दूनी 8, 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 9 का निकालिए, 3 तिया 9 यानी 3 एकम 3, 5 से लगाइए, 5 से 25, 5 एकम 5, यानी सबका जहाँ पे देखा निकाल लिए। अब क्या करना है, सारा का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 2 कितना बार आया है 3 बार। चलिए यहाँ पे देखिए अब 9 का देखिए, 9 क्या है 3 2 बार है, 3 गुना 1 सॉरी। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है 25 को, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 गुना 5 गुना 1। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, अगर एचसीएफ निकालना है यहाँ पे देखिए लिखेंगे तो एचसीएफ आपका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा ये तीनों संख्या का। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें आया हुआ है, इसमें नहीं आया हुआ है, इसमें भी नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एचसीएफ, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा कोई टर्म नहीं है जो कि 2 मतलब सिर्फ एक ही आया है जो कि तीनों में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है तीनों आया हुआ, तो आप इसका एचसीएफ क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अगर एलसीएम की बात किया जाए अतः एलसीएम हो जाएगा, तीनों संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा। इसमें देखिए टोटल संख्या एक ही है, ऐसा है कि तीनों में आया है, 1 से गुना करने में कोई फर्क मतलब इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप जो टर्म बचा हुआ बाकी सबको आप लिख सकते हैं। 2 कितना बार आया है 3 बार आया है, छोटी संख्या से लेते हैं। 3 कितना बार आया है 2 बार लिखेंगे। 5 कितना बार आया है, यहाँ पे देखिए 2 बार आया है। आप इसका गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 या कितना होता है 72, 72 पंचे कितना होता है, यानी 72 को आप डायरेक्ट 10 से गुना कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 720 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 720। आपका एलसीएम कितना निकल गया 720। आप इसी तरह बना सकते हैं, बहुत सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल यहाँ पे देखिए कहता है कि एचसीएफ, यहाँ पे देखिए चौथा है कि एचसीएफ इतना 306,657 का
मतलब दिया हुआ है 9, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए हमको एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि यहाँ पे देखिए, चलिए प्यारे देखिए चौथा सवाल आपको दिख रहा होगा, ये चौथा सवाल हम लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि वी नो डैट चूँकि वी नो डैट, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि दो संख्या का जो होता है गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको दो संख्या का क्या होता है गुणनफल, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर यहाँ से एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम निकालना हमको निकालना क्या है? एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ से क्या हो जाएगा, ये गुना में ये भाग में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम निकालना हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, जो कि आपको दिया हुआ है। आप एलसीएम निकालना है दो संख्याओं का, यहाँ पे देखिए गुणन, यहाँ पे देखिए दो संख्या क्या सब है, यानी 306 है और गुना 657 है। मौसम कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ। हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम 9 से काटना है। क्या देखेंगे, ये 306 9 से विभाजित हो रहा है, अंकों को जो क्या 9 से विभाजित होता है, यहाँ पे देखिए तो 9 से विभाजित जरूर होगा। 6 3 9, ये 9 से कट रहा है, यहाँ से 9 से काटिए, 9 तिया क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, बचेगा 3, 9 चौका 36, यहाँ पे हो जाएगा 34 गुना क्या हो जाएगा 657, 34 गुना 657। आप 34 को 657 से गुना कीजिए, 34 को 657 गुना करने के बाद आप 34 और 657 को गुना करने के बाद आपको ये आंसर आएगा 22,338, 22,338 आएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, आपका जो निकल गया एलसीएम निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 306,657 का एलसीएम कितना निकल जाएगा आपको 22,338, आपका आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, जो कि पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n यानी 6n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसको जांच करना है कि क्या n प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम मान लेंगे, यानी कि माना कि n प्राकृतिक संख्या n = 1 2 3, कोई भी मान पुट करने के बाद देखेंगे कि 6 पर पावर रखने के बाद उसका इकाई अंक 0 पर कभी समाप्त होता है। अगर 0 पर समाप्त होगा तो मतलब यही देखना है हमको 0 पर समाप्त होता है, तो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे लिखेंगे होता है, मतलब ऐसा बात नहीं है वो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसको देखिए, इसको दो मेथड से हम सोल्यूशन करते हैं, बताते हैं विशेष रूप से क्या होता है। चलिए प्यारे इसका हल करते हैं। कहता है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे, माना कि यहाँ पर हो जाएगा, माना कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, क्या हो जाएगा, माना कि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर क्या से हो सकता है, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 3 4 5, यानी डॉट डॉट मतलब आगे की टर्म चलते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए चूँकि यहाँ पे दिया क्या हुआ, हमको दिया है यहाँ पे देखिए 6 पे पावर क्या है n दिया हुआ, यही दिया हुआ। अब क्या करना है, 6 पे पावर n की यहाँ पे देखिए इस समीकरण में हमको मान रखना है। यहाँ पे देखिए n का मान जब देखिए यहाँ पे देखिए जब n बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पे पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 6। आपका जब n बराबर 2 रखेंगे, जब n का मान 2 रखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 6 पे पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 का 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए जब n का मान हम 3 रखते हैं, जब n का मान 3 रखते हैं तो 6 पे पावर यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे देखिए 6 पे पावर 3 क्या हो जाता है, यहाँ पे 216 हो जाएगा।
इसी तरह आप n का मान रखते जाते हैं तो यहाँ पे कुछ नज़ारा देखने को मिलता है कि जब n का मान मैंने बारी बारी रखे हैं तो प्राकृतिक संख्या जैसे मान के चलिए 1 2 3 रखते हैं तो क्या इकाई स्थान पे 6 ही आता है। इसका मतलब यह है कि कभी भी यह 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे n का मान प्राकृतिक रखने पर हमें इसका मतलब प्रत्येक दशा में इकाई स्थान पर 6 ही आता है। तो क्या होगा, ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे देखें चूंकि लिखेंगे, चूंकि n का मान रखने पर प्रत्येक दशा में इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई स्थान पर 6 ही आता है। क्या आता है प्यारे, 6 ही आता है। अतः 6 पर पावर n क्या हो जाएगा, तो 6 पर पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त बना सकते हैं। 6 पे पावर क्या है, n है, तो यहाँ पे देखिए 6 पर पावर क्या है, n है। तो यहाँ पे देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 गुना 2 गुना यहाँ पे 3 का पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो क्या हो जाएगा, यानी 2 पर पावर n यानी 3 पर पावर n। इसका मतलब 0 पर तभी समाप्त होता है अभाज्य गुणनखंड जब वो ऐसा कोई गुणनखंड होता है जो जिसका 2 गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है, तो वह 2 5 क्या होता है, 6 पर पावर n क्या होता है, वो 0 पर समाप्त होगा। क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह मान के चलिए अगर यहाँ पे देखिए 2 और 5 के रूप में नहीं आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस 6 पर पावर n जो है कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका रूप इतना नहीं आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6 पर पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का इतना का गुण ही है। यहाँ पे लिखेंगे, भाषा देखिए अपना से भी बना सकते हैं, मतलब 6 पर पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। क्या हो जाएगा, रूप का नहीं है, यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे मतलब यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए आपको जो मेथड होता अच्छा आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर का आता है कि व्याख्या कीजिए क्या इतना और इतना भाज्य संख्या है। हमको ज्ञात करना है कि भाज्य संख्या होगा तो भाज्य संख्या लिख देंगे। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं वीडियो पर बने। देखिए यहाँ पे देखिए छठा सवाल हम लिख दिए हैं। हमको ज्ञात देखना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका हल हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस क्या हो जाएगा 13। आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 13 कॉमन है तो आप 13 कॉमन ले सकते हैं। 7 गुना 11 यहाँ पे गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 13 11 7 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 गुना 78 13 गुना 78। तो यहाँ पे देखिए 13 गुना जब 78 आया 78 यहाँ पे देखिए वैसे भी यहाँ पे देखिए 13 क्या है आपका 13 है अभाज्य संख्या, 78 क्या है आपका भाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का परिभाषा सबसे पहले आप जान जाइए। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जिस संख्या का 2 से अधिक अपवर्तक या 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो आपका क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो
यानी दो अपवर्तक, केवल दो, यानी एक और उसमें अपवर्तक होना। जैसे मान के चलिए 13 का दो अपवर्तक है या दो गुणनखंड है, 1 गुना 13 या 13 गुना 1। तो जिस मान के चलिए 78 क्या है आपका भाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या ही होता है। हमको क्या पता है, यानी अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। अतः लिखेंगे भाज्य संख्या होगा, क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। अगला देखते हैं इसका दूसरा टर्म क्या है, यानी दूसरा टर्म ये है, यानी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ पर देखिए इसमें भी 5 है और जोड़ के बाद इसमें भी 5 है, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए। 7 गुना 6 गुना 5 के कॉमन लिए तो 1 बचा, यहाँ पे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। आप इसको बारी बारी से गुना कीजिए। 2 3 दूनी 6 चौका 24। यहाँ पे देखिए 24 छाका कितना होता है प्यारे, 24 छाका। यहाँ पे देखिए 24 को 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 है, 6 दूनी 12, 12 दो 144 होता है। 144 को आप 7 से गुना कर लेंगे, 7 चौका 28। यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, दो क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे देखिए 7 3 क्या हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 108। 108 प्लस 109, 5 गुना 100 क्या हो जाएगा 9, आपका क्या हो जाएगा 109। आप यहाँ पे देखिए 109 हो गया क्या, 109। यहाँ पे देखिए इसको 200 सॉरी यहाँ पे देखिए 1000 कितना हो जाएगा आपका 9, 1000 कितना हो जाएगा 9। 1009 को आप गुना कीजिए, कितना से करना है 5 से, तो यहाँ पे देखिए 5 से करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे 50/45 यानी 50/45 क्या हो जाएगा 50/45। तो यहाँ पे देखिए प्यारे कितना हो गया आपका 50/45। क्या 50/45 भाज्य संख्या है, हाँ भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ये 50/45 आपका क्या है भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से अधिक इसका गुणनखंड है या अपवर्तक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है, अतः भाज्य संख्या होगा, क्या हो जाएगा ये भाज्य संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए अंतिम इस चैप्टर का है। कहता है कि 7 किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर हो, एक ही समय चलना प्रारंभ करे, तो एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से, कैसे बनाते हैं आप देखते रहिए। चलिए वीडियो पर बने रहिए। तो मान के चलिए यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे कोई वृत्ताकार मैदान है, कोई क्या है वृत्ताकार मैदान है। यहाँ पे देखिए वृत्ताकार मैदान है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कहता है कि एक किसी मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, मतलब यहाँ से सोनिया चलता है, यहाँ से सोनिया प्रारंभ करने के बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद उसको कितना लगता है 12 मिनट। 12 मिनट किसको लगता है सोनिया को लगता है, 12 मिनट किसको लगता है सोनिया को लगता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए सोनिया। चलिए अब यहाँ से देखिए यहाँ से चलकर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लगता है, मतलब सोनिया को 12 मिनट लगता है। उसी बात यहाँ पे कहता है कि उसी मतलब रवि को क्या लगता है, इसी स्थान पे रवि, यहाँ पे देखिए रवि अगर चलता है, मान के चलिए इसी स्थान पे अगर रवि चलता है, यहाँ पे देखिए रवि चलता है सेम इसी स्थान पे, इसको कितना लगता है 18 मिनट लगता है। कितना लगता है 18 मिनट, रवि को लगता है 18 मिनट। मतलब एक ही समय चलना प्रारंभ किया, दोनों मतलब एक ही समय चलना प्रारंभ किया, मतलब कहता है कि एक ही चलना प्रारंभ किया और एक ही दिशा में चला, मतलब एक ही दिशा में घूम रहा है, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, एक मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए क्या करता है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम रवि और सोनिया का, यानी 12 और 18 का आप एलसीएम लीजिए। अगर वह जितना निकल के आएगा आप उतना मतलब उतना मिनट में वो आप पुनः क्या हो जाएगा एक मतलब प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और 18 का आप एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 9 दूनी 18। यहाँ पे लीजिए किसने से लगेगा 3 से, 3 दूनी 6 3 तिया 9। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया क्या हो जाएगा 36, यानी 36 में निकला आपका। यहाँ पे लिखेंगे अतः 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद
वह प्रारंभिक मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। और 36 मिनट के बाद स्थान पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, एक जगह मिल जाएगा। तो आपका जो सवाल था आप पूरा दो इंड हो गया 1.2 का। तो आप अगर सवाल पूरा से एक बार फिर से एक बार देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आज का सवाल दो इंड हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे होंगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन